गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम बात करेंगे साम्यावस्था की। जैसे कि भौतिक साम्य तो आप पढ़ ही चुके हैं। भौतिक साम्य में ये जो भौतिक विक्रम हैं, जो उत्क्रमणीय प्रक्रियाएं होती हैं, वो जब दोनों की दर समान होती है तो भौतिक साम्य कहलाते हैं। जैसे कि द्रव का वाष्प में बदलना और वाष्प का द्रव में बदलना, जब ये दोनों द्रव से वाष्प में बदलने की दर और वाष्प से द्रव में बदलने की दर समान हो जाती है तो इसको हम साम्य कहते हैं। जैसे कि जल और जल वाष्प का बनना, तो ये क्वथनांक पर जल और जल की वाष्प में बदलने की दर और वाष्प की जल में बदलने की दर, दोनों दर समान हो जाती हैं। तो निश्चित ताप पे इसका जो वाष्प दाब होता है, यानी H2O का दाब होता है जो वाष्प का, वो वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। तो ये इसके कुछ लक्षण हैं साम्य के। इसी तरह से ठोस और द्रव अवस्थाओं में जो साम्य होता है, जैसे कि बर्फ़ और जल की बीच बात करें तो जब ये जो जल का हिमांक या बर्फ़ का गलनांक होता है 0 डिग्री सेल्सियस, इस पे ये दोनों जो प्रावस्थाएं होती हैं ये साम्यावस्था में होती हैं। यानी उतनी ही बर्फ़ पिघलती है और उतना ही जल जम करके बर्फ़ में बदल जाता है। और इनकी जो द्रव्यमान है, बर्फ़ का द्रव्यमान और जल का द्रव्यमान हमेशा समान रहता है, क्योंकि ये जो साम्य होता है वो गतिक प्रकृति का होता है, यानी ये चलता रहता है। लेकिन मापने योग्य गुण इसके जो होते हैं वो हमेशा स्थिर रहते हैं। ये विलयन और विलेय, यानी किसी द्रव में जब विलेय ठोस होता है तो विलेय के ठोस अवस्था और विलेय के विलयन की अवस्था में भी साम्यावस्था उत्पन्न स्थापित हो सकती है। तो ये भी निश्चित ताप पे विलेय की सांद्रता निश्चित रहती है। जैसे कि चीनी और पानी का जो विलयन होता है उसमें ये जो संतृप्त विलयन हो जाता है, संतृप्त विलयन के बाद जब भी हम एक्स्ट्रा चीनी उसमें घोलने का प्रयास करते हैं तो फिर वो निलंबित होने लगती है और उसमें भी गतिक साम्य स्थापित हो जाता है। इसी तरह से द्रव में घुली गैस के लिए भी ये इस तरह का साम्य स्थापित हो सकता है। जैसे कि यदि हम जल में कार्बन डाइऑक्साइड घोलें और जल में घुली कार्बन डाइऑक्साइड और जल के ऊपर उसका जो वाष्प दाब है, गैस का माना कार्बन डाइऑक्साइड का दाब है, ये देखें तो एक निश्चित ताप पर ये भी संतुलित अवस्था में रहते हैं और ये भी साम्यावस्था स्थापित हो सकती है। तो इस तरह से ये जो प्रक्रम होते हैं ये भौतिक साम्य कहलाते हैं, यानी भौतिक प्रक्रम में साम्यावस्था कहते हैं इनको। इसके कुछ सामान्य लक्षण हैं, इसके कुछ सामान्य कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। इनमें से कुछ प्रमुख इस तरह हैं कि ये निश्चित ताप पर केवल क्लोज सिस्टम यानी बंद निकाय में ही संभव है। क्लोज सिस्टम तो आप जानते हैं, ऐसा निकाय, ऐसा सिस्टम जिसमें परिपार्श्विक से केवल ऊर्जा यानी ऊष्मा का आदान प्रदान तो हो सकता है किंतु पदार्थ का आदान प्रदान संभव नहीं है। दूसरा है, साम्यावस्था पर दोनों विरोधी अभिक्रियाएं बराबर वेग से चलती हैं, यानी ये गतिक होता है लेकिन स्थायी अवस्था में रहता है। कैसे? जैसे कि उतना ही द्रव आपका वाष्प में बदलेगा और उतने ही वाष्प द्रव में बदले तो ये साम्य कहलाता है। यानी आज जो अग्रव क्रिया है और प्रतिप क्रिया है, इन दोनों का वेग बिल्कुल समान रहता है। निकाय के सभी मापनीय गुण स्थिर होते हैं, जो भी इनके नापने वाले मापनीय गुण, मतलब जैसे ये ताप है, दाब है, आयतन है, ये मापनीय गुण कहलाते हैं जिनको हम देख नाप सकते हैं। ये गुणधर्म स्थिर रहते हैं, यानी जो अवस्था फलन होते हैं वो स्थिर रहते हैं। जब किसी भौतिक विक्रम में साम्यावस्था स्थापित हो जाती है तो जो ऊपर हमने जो यहाँ मानदंडों का वर्णन किया है, इन मानदंडों का पालन करती है और इनका जो मान है वो निश्चित ताप पर स्थिर हो जाता है। यही साम्यावस्था की पहचान रहती है। और किसी भी समय में इन राशियों का मान ये दर्शाता है कि साम्यावस्था तक पहुँचने में
भौतिक विक्रम कितना आगे बढ़ चुका है, यानी जब इनिशियल जो प्रारंभ अवस्था थी उससे साम्यावस्था तक पहुंचने में परिवर्तन कितना हो चुका है, ये भी हमें इससे पता लग सकता है। आइए मुख्य रूप से आज हम बात करेंगे रासायनिक प्रक्रियाओं में साम्यावस्था की। तो जैसा भौतिक प्रक्रियाओं में साम्यावस्था होती है उसी तरह से उत्क्रमणीय प्रक्रियाएं होती हैं, उनमें साम्यावस्था स्थापित हो सकती है। आपने पिछली कक्षा में पढ़ा होगा, उत्क्रमणीय अपक्रियाएं वे अपक्रियाएं होती हैं जो दोनों दिशाओं में चलती हैं। जब भी हम समीकरण लिखते हैं तो जो बाईं ओर लिखते हैं उनको क्या बोलते हैं, अभिकारक, वो जो दाईं ओर लिखते हैं उसको क्या बोलते हैं, उत्पाद। तो ये अपक्रियाएं दोनों तरफ से चलती हैं, अभिकारक उत्पाद में बदलता है और उत्पाद अभिकारक में बदलता है। और जब ये दोनों क्रियाओं की जो दरें हैं वो समान हो जाती हैं तो एक साम्यावस्था कहलाती है। जैसे यहाँ पे आपने एक टिपिकल केमिकल इक्वेशन मान लिया, इसको हमने माना ए और बी ये अभिकारक हैं और ये सी प्लस डी में इन उत्पाद में बदलते हैं। तो ये जो अपक्रिया है अग्र अपक्रिया होगी, ए बी से सी डी में बदलना अग्र अपक्रिया है और सी डी से ए बी में बदलना ये होगी प्रतीप यानी पश्च अपक्रिया। जब इन दोनों क्रियाओं की जो दर है वो सेम हो जाती है, समान हो जाती है, तो हम कहते हैं कि इनमें साम्यावस्था स्थापित हो गई है। अब हम कितने समय बाद भी नापेंगे तो ए बी की सांद्रता यानी ए की सांद्रता, बी की सांद्रता, सी की सांद्रता और डी की सांद्रता ये हमेशा स्थिर मिलेगी। जब तक ये स्थिर रहती है तब तक ये मान लें कि हम साम्यावस्था स्थापित है। तो दर माने अपक्रिया चलती रहती है लेकिन दोनों की जो दर है वो समान रहती है, इसीलिए अभिकारक और उत्पादों के सांद्रण में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे यहाँ देखें अग्र अपक्रिया के लिए देखें तो स्टार्टिंग में ए बी, जैसे मान लो हमने ए बी से स्टार्ट किया, यानी जो अभिकारक हैं उनसे जब हम शुरू करते हैं तो अभिकारक की सांद्रता अधिक होती है और उत्पाद की सांद्रता 0 होती है। जैसे जैसी क्रिया बढ़ती है तो जो अभिकारक है वो उत्पाद में बदलना शुरू हो जाता है, तो अभिकारक की सांद्रता कम होती जाती है लगातार। यहाँ पे इस ग्राफ को देखिए आप, लाल रंग का जो आपको ग्राफ दिखाई दे रहा है ये ए अथवा बी इनकी सांद्रता दिखाई दे रही है। तो अभिकारकों की सांद्रता धीरे धीरे कम होती जाती है और उत्पादन की सांद्रता धीरे धीरे ये बढ़ती जाती है। एक स्थिति ऐसी आती है ना तो अभिकारक की सांद्रता में अंतर आता है और ना ही उत्पादों की सांद्रता में अंतर आता है। तो इसी स्थिति को हम क्या कहते हैं, साम्यावस्था कहते हैं। इस साम्यावस्था में अभिकारक और उत्पादों की सांद्रता में कोई बदलाव नहीं होता है, लेकिन ये गतिक अवस्था में रहती है, मतलब ये क्रिया होती रहती है। क्योंकि इस तरह से हम सीधे सीधे इसको नहीं देख पाते हैं, क्योंकि जो मापने योग्य गुण हैं फिर उसमें परिवर्तन नहीं होता है। लेकिन इसके लिए कुछ विशेष विधियों का उपयोग किया गया और उससे सिद्ध किया गया कि ये गतिक साम्य में रहती है, यानी इनमें क्रिया लगातार होती रहती है लेकिन इनकी अवस्थाओं में परिवर्तन नहीं होता। इसको पहचानने के लिए एक प्रयोग किया गया, उसमें उन्होंने नाइट्रोजन की से और हाइड्रोजन से मिलकर के अमोनिया बनाने की जो हैबर विधि है उस पर प्रयोग किए गए। आपको पता है इसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का 1:3 का मिश्रण क्रिया करता है और अमोनिया बनती है। तो इसमें जब साम्यावस्था स्थापित हो जाती है तो नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और अमोनिया इन तीनों के जो सांद्रण हैं वो स्थिर हो जाते हैं। लेकिन गतिक, ये साम्य गतिक है यानी दोनों अपक्रियाएं चलती हैं। इसको सिद्ध करने के लिए उन्होंने क्या किया, H2 की जगह पे ड्यूटेरियम का इस्तेमाल किया, कुछ मात्रा में ड्यूटेरियम मिला दिया। तो
जब साम्यावस्था के बाद ये मिलाया गया तो उन्होंने पाया कि अपक्रिया के जो मिश्रण में NH3 की जगह पे ND3 या यानी जहाँ पे H लगा था वहाँ पे क्या लग गया, D लग गया। NH3 की जगह पे कुछ मात्रा में हमें ND3 भी प्राप्त होता है, क्योंकि हमने मिलाया तो कहाँ है, मिलाया तो हमने अब उत्पादों में तो मिलाया नहीं था, अभिकारकों में मिलाया था। हाइड्रोजन की जगह पे हमने क्या मिला दिया था, यहाँ पे D2 मिला दिया था। तो ये जब हमने अमोनिया यानी उत्पादों को देखा तो उसकी जगह पे हमें क्या मिला, NH3 की जगह पे ND3 मिला। इसका मतलब साम्यावस्था के बाद भी क्रिया चलती रहती है, तभी तो ND3 बनेगा। और जब और इसका विश्लेषण और बारीकी से किया गया, यानी इसका विश्लेषण द्रव्यमान स्पेक्ट्रोमीटर यानी मॉस स्पेक्ट्रोमीटर द्वारा किया गया, तो इसमें ये भी देखा गया कि इसमें कुछ मात्रा में आपकी NH3 की जगह पे NH2D भी मिला, यानी इसमें एक D जुड़ा माने एक हाइड्रोजन परमाणु को एक ड्यूटेरियम में प्रतिस्थापित किया। कुछ NHD2 भी मिले, यानी दो हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित किया। कुछ ND3 भी मिले। इसी तरह से हाइड्रोजन के अणु में भी H2 के साथ साथ HD भी मिले और D2 भी मिले, जो कि मिलाए गए थे D2। तो इससे निष्कर्ष निकलता है कि साम्यावस्था के बाद भी दोनों अपक्रियाएं चलती रहती हैं, अर्थात साम्यावस्था कैसी होती है, गतिक होती है। यानी जो इक्विलिब्रियम होता है वो कैसा होता है, डायनेमिक होता है, यानी वो स्थिर ना होकर के गतिक रहता है, वो क्रियाएं चलती रहती हैं। इस तरह से हम सिद्ध कर सकते हैं कि ये जो साम्यावस्था होती है वो गतिक साम्य होता है। इसके लिए अपनी पाठ्य पुस्तक में एक एक्टिविटी भी दी है, उसको हम अपने स्कूल में कर सकते हैं। दूसरा एग्जाम्पल हम इसमें HI का भी ले सकते हैं। हाइड्रोजन और आयोडीन की क्रिया से HI की बनने की जो प्रोसेस है उसमें भी हम उससे भी कुछ निष्कर्ष निकाल सकते हैं। यहाँ देखिए ये भी क्रिया कैसी होती है, इसका समीकरण संतुलन समीकरण इस तरह रहता है, H2G + I2G बराबर ये बनता है 2HIG, यानी तीनों गैस अवस्था में रहते हैं, हाइड्रोजन, आयोडीन और HI। ये पूरी आपकी गैसीय अवस्था में रहती हैं। तो जब प्रारंभ में हम क्रिया शुरू करते हैं तो HI तो होता नहीं है। हाइड्रोजन और आयोडीन जब क्रिया करते हैं तो पहले इनकी सांद्रता अधिकतम होती है, फिर धीरे धीरे सांद्रता इनकी कम होने लगती है और HI की सांद्रता बढ़ना शुरू हो जाती है। और एक स्थिति में इनकी सांद्रता स्थिर हो जाती है, उसको साम्यावस्था कहते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने हाइड्रोजन और आयोडीन, इसकी जो सांद्रता है ज़्यादा थी, धीरे धीरे कम होना शुरू हो गई और HI की सांद्रता बढ़ने लगी। और यहाँ पे देखिए इस स्थिति में आने पे ये दोनों समान हो गई, लगभग स्थिर हो गई। तो ये जो पॉइंट है जिस पे दोनों की सांद्रता स्थिर है वो साम्यावस्था है। इस सब क्रिया को हम यदि HI से शुरू करें, कहाँ से इसको शुरू करें, यहाँ पे हमने कहाँ से प्रारंभ किया था, हाइड्रोजन और आयोडीन के मिश्रण से। लेकिन यदि इस क्रिया को हम HI से शुरू करें, यानी हम हाइड्रोजन आयोडीन का मिश्रण बिल्कुल ना लें, हम क्या लें, HI लें, फिर देखें तब भी उसमें इस तरह का जो समीकरण बनेगा वो इधर से बनेगा। आपको देखिए सबसे पहले HI की जो सांद्रता है वो अधिक होगी और जैसे ही ये इसका विघटन होगा तो सांद्रता HI की कम होती जाएगी और हाइड्रोजन आयोडीन की बढ़ती जाएगी। तो ये फिर यहाँ आकर के इस स्थिति में आकर के फिर ये दोनों समान हो जाएंगी, यानी साम्यावस्था को प्राप्त कर लेगा। तो इस तरह से हम ये पाते हैं
कि हम अभिक्रिया चाहे H2I2 से शुरू करें या आप HI से शुरू करें, साम्यावस्था हमें एक ही जगह प्राप्त होता है और साम्यावस्था में इनकी जो सांद्रताएं होती हैं वो एक जैसी प्राप्त होती हैं। तो इससे भी निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि हम ये जो साम्य प्राप्त करते हैं वो दोनों दिशाओं से प्राप्त कर सकते हैं, चाहे हम अभिकारकों से शुरू करें क्रिया या फिर हम उत्पादों से शुरू करें, साम्यावस्था हमें एक ही जगह प्राप्त होती है।